Hello and welcome students of class 11th to your own platform, that is Discovery and YCL, the brand of quality education. We were going through the chapter respiration in human beings, that is the chapter of breathing and exchange of gases in your class NCERT, in the second part of the human physiology. And here today we will be discussing about the upper respiratory tract और उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगे, we will be going through in the detail. Clear? So, in your human respiratory system, we will be today taking up the topic of the upper respiratory tract. और कल ही मैंने आपको बता दिया था कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कहां से कहां तक होगा ना, इट विल बिकम फ्रॉम द नोज टू लैरिंग्स पोर्शन. नाक से लैरिंग्स तक का जो सफर है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होगा, क्या नहीं होगा, उसको डिटेली हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर. क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे विथ द नोज. वी विल बी स्टार्टिंग विथ द नोज. अब इसके लिए सबसे पहले मैं एक फिगर ड्रॉ करूंगा और वहां से फिर हम लोग चीजों को आगे समझेंगे. So this is a human face which I have tried to draw in front of you, and यहां पर ये जो पोर्शन है बेटा, दिस इज योर द नोज. जैसे हम लोग डाइजेशन में पढ़े थे कि इफ दिस इज द लिप्स, सो इट विल बी ओपनिंग इनटू द बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी का एक वॉल्यूम होगा. तो ठीक वैसे ही जब हम लोग नोज के, आपका नोज की बात कर रहे हैं कि वहां से हवा एंटर कर रहा है, सो ऑटोमेटिकली द एयर विल बी सर्कुलेटिंग थ्रू अ चेम्बर और अ वॉल्यूमस स्पेस. ठीक? सो ऑटोमेटिकली उस स्पेस को हम लोग या उस चेम्बर को हम लोग सबसे पहले उसके बाउंड्रीज देखेंगे, क्या क्या उसके बाउंड्रीज है. ठीक? सो सबसे पहले देखो, द जो एंट्री वाला पोर्शन है उस रीजन को हम लोग एक स्किन के इनफोल्डिंग की तरह देखेंगे. क्लियर? वो एक स्किन के इनफोल्डिंग की तरह होता है आपके अंदर की साइड, और इस रीजन को हम लोग नाम देंगे द नेजल वेस्टिब्यूल. नेजल वेस्टिब्यूल. एंड ऑब्वियसली ये जो नेजल वेस्टिब्यूल है, दिट विल बी ओपनिंग एंटीरियरली. ठीक है? ये आपका बिल्कुल बाहर की तरफ निकलेगा बाय द एक्सटर्नल नेयर्स. एक्सटर्नल नेयर्स, या जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. इसको हम लोग एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स भी बोल सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, इनसाइड दिस नेजल वेस्टिब्यूल, जो अंदर की तरफ होगा, वहां पर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम लोग नाम देंगे द नेजल हेयर्स. नेजल हेयर्स नाम देंगे. एंड ऑब्वियसली नेजल हेयर्स का काम क्या होगा ना, दे विल बी क्लीनिंग द एयर. वो एक फिल्टर की तरह काम करेगा, जो आपका जो भी आपका डर्ट पार्टिकल्स आ रहा है, ठीक है, हवा के साथ जो हम लोग सांस ले रहे हैं, उसको फिल्टर करने का काम करेगा ये नेजल हेयर्स. क्लियर? अब ये जो ऊपर की तरफ आपका पोर्शन हो जाता है बेटा, ऊपर की तरफ जो पोर्शन होता है, यहां पर एक कार्टिलेज बोन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं नेजल सेप्टम. इसको हम लोग नाम देते हैं नेजल सेप्टम. क्लियर है? और ये नेजल सेप्टम कहीं ना कहीं ये जो हमारा नाक है, इसको बिल्कुल दो रीजन्स में डिवाइड कर दे रहा है. वन विल बी द राइट हैंड साइड एंड द अदर वन विल बी द लेफ्ट हैंड साइड. इसको आपको ये पूरा नेजल चेंबर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा है. क्लियर है? ठीक? अब यहां पर अगर मैं बात करूं, दिस इज द आई पोर्शन. क्लियर? तो यहां पर एक स्कल का बोन होगा, ठीक, विच विल बी सेपरेटिंग
द नेजल कैविटी फ्रॉम द ब्रेन बॉक्स और द क्रेनियम, जिसको हम लोग ब्रेन बॉक्स बोलते हैं या क्रेनियम बोलते हैं, उससे ये आपका नेजल चेंबर को अलग करेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं दिस फॉर्म्स द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी और द नेजल चेंबर। क्लियर? एंड ये जो प्लेट है, इस प्लेट को हम लोग यहां पर नाम देते हैं द क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ द इथमॉइड बोन। इथमॉइड बोन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा द क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ द इथमॉइड बोन। क्लियर? अब यहां पर जो आपके लास्ट की तरफ इस साइड होंगे आपके, यहां पर आपके एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। यहां पे कुछ सेल्स होते हैं आपके और यहां पर कुछ मेम्ब्रेन होते हैं, जिस मेम्ब्रेन को हम लोग नाम देंगे शीडेरियन मेम्ब्रेन। शीडेरियन मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये शीडेरियन मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या करेगा ना, इसके पास स्मेल डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स होगा। स्मेल डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स होगा इनके पास। क्लियर? सो ऑटोमेटिकली इट विल बी सेंसिंग द स्मेल एंड इट विल बी पासिंग इट टू द ऑल्फैक्टरी रीजन इन द सेरिब्रम ऑफ द ब्रेन। जो फोर ब्रेन में आपका जो ऑल्फैक्टरी रीजन है, जहां पे आपके इसका एनालाइजिंग पोर्शन होगा, वहां पर ये लेके उसको चला जाएगा। ठीक है? सो ऑटोमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं ये जो रीजन है, ठीक, इस रीजन को हम लोग नाम दे सकते हैं द ऑल्फैक्टरी रीजन। इसको नाम दे सकते हैं हम लोग द ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ द नेजल चेंबर। क्लियर? तो ये हमारा एक बन गया। चलो इसको भी हम लोग, क्योंकि वी हैड डिस्कस्ड कि जो नेजल चेंबर होगा उसको हम लोग तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सो सबसे पहला जो आपका हो जाता है दैट इज द नेजल वेस्टिब्यूल। नेजल वेस्टिब्यूल, ठीक। उसके बाद हो जाएगा आपका द ऑल्फैक्टरी रीजन। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर ये जो आपका पूरा का पूरा जगह बचा हुआ है, इस जगह को हम लोग नाम देंगे रेस्पिरेटरी रीजन। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको हम लोग नाम देंगे रेस्पिरेटरी रीजन। ठीक है? दिस इज द, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये आपके तीन पार्ट्स है ऑफ द नोज और द नेजल चेंबर। क्लियर? अब ओपनिंग था एक्सटर्नल नेयर से। क्लियर? सो ऑटोमेटिकली इंटरनल नेयर्स होगा जो इस हवा को अंदर की तरफ लेके चला जाएगा। सो इंटरनल नेयर्स जो है वो आपके सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, इट विल बी बिगर इन साइज देन द एक्सटर्नल नेयर्स। ठीक है? तो सबसे पहले चीज हमें याद रखना है कि ये जो आपका पोर्शन है इसको हम लोग नाम देंगे इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नेयर्स, और ये होता है बिगर किससे? देन योर द एक्सटर्नल नेयर्स। क्लियर है? ठीक। अब यहां पर अगर मैं आपका फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी की बात करूं तो बेटा यहां पर देखो, आपका बक्कल कैविटी का रूफ कौन सा था? एक पैलेट था, एक पैलेट रीजन था आपका। क्लियर? विच कंप्राइज्ड ऑफ द हार्ड पैलेट एंटीरियरली, पोस्टीरियरली था आपका द सॉफ्ट पैलेट। ठीक है? सो ये जो पोर्शन हो गया आपका, इसको हम लोग नाम देते हैं हार्ड, और पीछे वाला पोर्शन को हम लोग नाम देते हैं सॉफ्ट। तो ये हार्ड और सॉफ्ट मिला के आपका क्या बन जाएगा? पैलेट बन जाएगा। ठीक है? क्लियर? सो जो आपका रूफ है दैट इज द क्रिबिफॉर्म पैलेट, प्लेट ऑफ द इथमॉइड बोन ऑफ द स्कल। जो आपका फ्लोर होगा दैट विल बी मेकिंग अप ऑफ द हार्ड एंड द सॉफ्ट पैलेट। क्लियर? एक साइड द
एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स और दूसरा साइड हो जाएगा आपका द इंटरनल नॉस्ट्रल्स। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, यहां पर टुवर्ड्स द इंटरनल नेयर्स यहां पे कुछ कार्टिलेजिनस आउटग्रोथ होता है। यहां पे कुछ कार्टिलेजिनस आउटग्रोथ होता है जो इसको अलग अलग, जैसे आपके गुफाओं के जैसे, वो आपको बना देता है एट द लोअर पोर्शन ऑफ द नेजल चेंबर। और ये जो पोर्शंस है बेटे, इनको हम लोग नाम देते हैं टर्बाइनेट्स। इनको हम लोग नाम देते हैं टर्बाइनेट्स। क्लियर? और टर्बाइनेट्स जो है, जैसे उसके प्रेजेंस होता है, ऊपर वाले को हम लोग नाम देंगे सुपीरियर टर्बाइनेट, बीच वाले को नाम देंगे मिडिल टर्बाइनेट और उसके नीचे वाले को नाम देंगे इंफीरियर टर्बाइनेट। क्लियर? ठीक। सो यहां पर आपके कुछ कार्टिलेजिनस आउटग्रोथ होगा जिसको हम लोग सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर टर्बाइनेट्स बोल सकते हैं। और फाइनली इन टर्बाइनेट्स के बीच आपके कुछ म्यूकस सीक्रिएटिंग सेल्स की जैसा आपका हो जाता है। क्लियर? कुछ आपके ग्लैंड्यूलस फॉर्मेशंस होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं साइनसेस। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? साइनसेस नाम देते हैं, या इसको हम लोग साइनोसॉइड्स भी नाम देते हैं, साइनोसॉइड्स। क्लियर है? ठीक है। सो ये आपका हो गया साइनोसॉइड्स। नेक्स्ट हमें देखना है कि ये जो पूरा नेजल चेंबर की बात हम लोग कर रहे हैं बेटा, ये एक लेयरिंग से आपका पूरा ढका हुआ रहता है। तो लेयरिंग मतलब आपका एक एपिथेलियल सेल्स का लेयरिंग होगा। सो यहां पर इस पूरे नेजल चेंबर के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स का लेयरिंग होगा उसका नाम हमें याद रखना है। ठीक? दैट विल बी, नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमनर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। बोलोगे सर ये क्या नाम लिख दिया आपने? ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है? जो ये पूरा आपका लाइनिंग है यहां पर, वो किससे बना हुआ होगा? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। स्यूडो मतलब फॉल्स। ठीक है? स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या है? लेयरिंग। ठीक? तो नॉर्मली देखा जाता है कि जो हमारा स्ट्रैटिफाइड टाइप ऑफ सेल्स होता है वो आपके कुछ इस तरीके, सपोज करो ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर फॉर एग्जांपल दिस इज वन लेयर ऑफ सेल्स। ठीक? सपोज दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ सेल्स जो आपका यहां पर पाया जा रहा है। ठीक? क्लियर है? सो ऐसे करके अगर हम लोग बोलेंगे तो यहां पर क्योंकि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है, तो जब अंडर माइक्रोस्कोप हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उस चीज को, हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं कि कितने लेयर्स में आपके न्यूक्लियस का लेवल्स है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर एक इमेजिनरी लाइन पास करूं तो दिस विल बी द फर्स्ट लेवल ऑफ द न्यूक्लियस, दिस विल बी द सेकेंड लेवल ऑफ द न्यूक्लियस। क्योंकि यहां पर दो अलग अलग लेवल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो हम लोग इसको बोलेंगे दिस कैन बी रिटन एज योर स्ट्रैटिफाइड। क्लियर? बट यहां पर क्या हो रहा है आपका, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा देख लेते हैं। कैंसिल करूंगा तो ये पूरा उड़ जाएगा, कैंसिल का ऑप्शन पूरा उड़ जाएगा अगर मैं इसको बात करूं तो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं दोबारा एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, अगर ऐसी आपका यह रहता है तो। चलो ये बन गया, चलो दोबारा बन गया। ठीक है? ओके। सो जो मैं बोल रहा था, यहां पर आपका इस हिसाब से बनता है कि अगर आपका ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है सपोज करो, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ सेल्स आपके कॉल्यूमनर हो गया, कुछ सेल्स क्यूबॉइडल हो गए, अगेन कुछ सेल्स आपके कॉल्यूमनर है, कुछ सेल्स क्यूबॉइडल है, कुछ और थोड़ा सा आपका अलग से सेल्स है। तो यहां पे देखो सारे सेल्स अलग अलग टाइप के, बट
वो सारे अटैच होकर रखा हुआ है एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। और ये कैसे सेल्स है ना, इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंस है, इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो रहा है आपका। और यहां पर अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें तो ये जो कॉल्यूमनर सेल्स है इसके न्यूक्लियस होता है बिल्कुल बेस में। कॉल्यूमनर सेल्स का आपका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है बिल्कुल बेस में आपके। क्लियर है, ठीक। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं द न्यूक्लियस ऑफ द जो सिलिएटेड सेल्स है यहां पर, इसके होते हैं ऊपर। तो अगर हम लोग एक पार्टीशन देखेंगे तो यहां पे आपका एक लेयर ऑफ सेल्स, यहां पे दूसरा न्यूक्लियर के सेल्स, तो वही लेवल ऑफ आपके न्यूक्लियस अलग अलग हो रहा है। तो जिसका मतलब यहां पर हमें एक स्ट्रैटिफिकेशन की जैसा नजर आ रहा है, बट एक्चुअली स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है बिकॉज इट इज ऑल अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सो इसके लिए हम लोग यहां पर बोलते हैं इसको स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? इसको नाम देते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सेल्स। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है। अब ये जो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सेल्स है ये आपका म्यूसिन करके एक ये जो ग्लैंड है बेटा, ये ग्लैंड से आपका रिलीज करेगा ये म्यूकस। ठीक है, क्लियर। और ये म्यूकस का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा यहां पर कि वो पूरा का पूरा जो नेजल चेंबर है उसको मॉइस्चर रखेगा, उसको मॉइस्ट करके रखेगा साथ में। क्लियर, ठीक है। अब साइनोसॉइड्स का क्या काम है यहां पर देखो, साइनोसॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, या जो टर्बाइनेट्स है इसका भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा कि दे एक्चुअली परफॉर्म 3 आपका फंक्शन टू द इंस्पायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर जो भी आ रहा है ये सबसे पहले करेगा वार्मिफिकेशन। ये क्या करेगा सबसे पहले? वार्मिफिकेशन, मतलब इट विल राइज द टेम्परेचर ऑफ द इनकमिंग एयर। इनकमिंग एयर को वो बहुत ज्यादा वार्म कर देगा, टेम्परेचर उसका हाई बना देगा। दूसरा, ये ह्यूमिडिफिकेशन करेगा, ह्यूमिडिफिकेशन भी करेगा। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर। तो ये अगर ड्राई एयर आ रहा है तो उसको मॉइस्ट एयर में तब्दील कर देगा दिस साइन्यूसॉइड्स व्हिच आर प्लेस्ड इन बिटवीन द टर्बाइनेट्स। क्लियर। और फाइनली जो म्यूकस वगैरह आपका हो रहा है वो डीप क्लीनिंग करेगा। कोई भी अगर वेरी माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स विच कैनॉट या डिड नॉट गेट फिल्टर्ड इन द एक्सटर्नल नेयर्स, जो आपका वेस्टिब्यूल के अंदर जो हेयर्स है वहां पर वो डीप क्लीनिंग नहीं हो पाया, तो जैसे ही वो हवा अंदर आया, ठीक, सो हमारा जो म्यूकस के ग्लैंड्स है या जो मॉइस्ट लेयर है चारों तरफ, वो इस डस्ट मतलब माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स को भी रोक दिया अंदर जाने से। क्लियर है, ठीक। सो ये आपका मेनली काम हो जाएगा साइन्यूसॉइड्स का। क्लियर। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर नोज और द नेजल चेंबर। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? क्लियर। अगर ये समझ में आ गया देन वी विल बी मूविंग अ स्टेप फॉरवर्ड, जहां पर हमें देखना है कि ये जो हवा यहां से अंदर आ रहा है, नाउ इट विल बी मूविंग टू दिस रीजन जिसको हम लोग नाम देंगे द सेकेंड पार्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज द फेरिंग्स पोर्शन। क्लियर, ठीक। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, we will be now dealing into the step of pharynx. pharynx के लिए भी देखो हम लोग तुरंत एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर, ठीक। सो दिस वाज योर द ओपनिंग ऑफ द नेजल चेंबर। ये आपका फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी है जो हमारा टंग है, एंड द टंग इज अटैच टू अ यू शेप्ड बोन, जिस बोन को हम लोग नाम देते हैं द हायोइड बोन। याद है हम लोग बात कर रहे थे हायोइड बोन। दिस इज द टंग। क्लियर, ठीक। अब यहां पर आपका यूव्यूला है which prevents the food from entering into the nasal chamber. So this one will be your the uvula. Clear, ठीक। और ये आपका हो जाएगा the nasal chamber. nasal chamber, ठीक, क्लियर। अब ये जो आपका पैलेट है, जो मैं इथेमॉइड बोन की बात कर रहा था, ये पूरा आके यहां पर
एक स्कल बॉक्स या आपका ब्रेन बॉक्स बना दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे वाला जो पोर्शन होगा यहीं पे आपका फेरिंग्स का जस्ट स्टार्टिंग होगा. सो द पोजीशन ऑफ द फेरिंग्स where the internal nares are opening, the portion of the pharynx where the internal nares are opening, इस रीजन को हम लोग नाम देते हैं नेजोफेरिंग्स. इस रीजन को हम लोग नाम देते हैं नेजोफेरिंग्स. क्लियर? ठीक. नेक्स्ट, यहां से जो आपका बक्कल कैविटी था, इस बक्कल कैविटी के रीजन को अगर हम लोग बात करेंगे जहां से आपका फूड एंटर कर रहा है, सो ऑटोमेटिकली ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग नाम देंगे ओरोफेरिंग्स. इसका नाम दे देंगे हम लोग ओरोफेरिंग्स. क्लियर? एंड फाइनली अगर हम लोग बात करेंगे थोड़ा नीचे तक, सो यहां पर एक कार्टिलेजिनस आपका फ्लैप रहता है. यहां पे एक कार्टिलेजिनस फ्लैप रहता है जिसको हम लोग नाम देते हैं लैरिंग्स. ठीक. और इसको हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं बेटा, दिस इज ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स. या इसी के अंदर जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो हवा जा रहा है, हवा इस कॉर्ड्स को आपका वाइब्रेट कर रहा है, जिसके हिसाब से साउंड इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड. सो ये हो जाएगा आपका लैरिंग्स और द वॉइस बॉक्स. क्लियर? सो ये लैरिंग्स जो है, यहां तक वाला जो आपका पोर्शन हो गया बेटा, इस पोर्शन को हम लोग नाम देंगे लैरिंजोफेरिंग्स. इसको क्या नाम देंगे हम लोग? लैरिंजोफेरिंग्स. सो द फेरिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज द नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड द लैरिंजोफेरिंग्स. क्लियर? अब थोड़ा देखो नीचे की तरफ, ये जो लैरिंग्स पोर्शन है बेटा, दिस लैरिंग्स पोर्शन इज नाउ गेटिंग एंटर्ड इनटू अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो वेंट्रली प्रेजेंट है. क्लियर? वेंट्रली मतलब अगर हम लोग सामने से पेट की तरफ अगर देखते हैं तो सबसे पहले ये एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर या आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके पीछे और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, बट सामने से हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? ये वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है? और इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रैकेया. इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रैकेया, या जिसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं विंड पाइप. ठीक. और जस्ट इसके पीछे की तरफ से एक और आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं ईसोफेगस. ईसोफेगस, या जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं. क्लियर? ठीक. द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया, ये जो ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया है बेटा, इसको हम लोग नाम देंगे ग्लॉटिस. द ओपनिंग ऑफ द फूड पाइप, विंड पाइप, जो ट्रैकिया है उसका आपका जो ओपनिंग है बेटा, उसको हम लोग नाम देते हैं ग्लॉटिस. सिमिलरली जो हमारा ईसोफेगस का ओपनिंग होगा उसको हम लोग नाम देते हैं गैलेट. इसको हम लोग नाम देते हैं गैलेट. और यहीं पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आपका यहां पर होता है जस्ट एट द ओपनिंग ऑफ द ग्लॉटिस, और इस स्ट्रक्चर का हम लोग नाम देते हैं यहां पर एपिग्लॉटिस. क्या नाम देते हैं इसको? इसको हम लोग नाम देते हैं एपिग्लॉटिस. क्लियर? और ये एपिग्लॉटिस ही जैसे ही हम लोग खाना को स्वेलो करते हैं तो तुरंत दिस एपिग्लॉटिस गार्ड्स, या उसको जो आपका ग्लॉटिस का ओपनिंग है, ट्रैकिया का ओपनिंग है, उसको बंद कर देता है, सो दैट द फूड डज नॉट एंटर इनटू द विंड पाइप और द ट्रैकिया. तो कहीं ना कहीं ये प्रिवेंट करता है खाने को विंड पाइप के अंदर जाने से. क्लियर है? ठीक. नेक्स्ट, अब देखो यहां से एक क्वेश्चन जो आता है आपका, पूछा जाता है कि बेटा ये जो नेजोफेरिंग्स है इसके अंदर से क्या मूव करेगा? नो, ऑटोमेटिकली द एयर विल बी मूविंग थ्रू द नेजोफेरिंग्स, और नेजोफेरिंग्स से होते हुए एयर विल बी नाउ एंटरिंग इनटू द विंड पाइप. क्लियर? एयर का जो आपका मूवमेंट होगा वो इसी तरीके से होगा, बट वहीं पे अगर मैं खाने का मूवमेंट की बात करूं, सो जो आपका फूड है वो फूड यहां से एंटर होगा इनसाइड द
आपका बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी से होते हुए इट विल बी नाउ मूविंग इनटू योर द ईसोफेगस। सो हम लोग बोल सकते हैं नेजोफेरिंग्स जहां पर आपका पोर्शन हो रहा है, नेजोफेरिंग्स से सिर्फ और सिर्फ एयर का मूवमेंट हो रहा है, एयर मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। बट जो ओरोफेरिंग्स है यहां पे एयर के साथ साथ फूड का भी मूवमेंट हो रहा है, बोथ आर मूविंग थ्रू द ओरोफेरिंग्स। और लैरिंजोफेरिंग्स वो जगह होगा जहां पर एयर और फूड एंड फूड इज क्रॉसिंग ईच अदर एंड they are moving into their respective destinations। देखो यहां पर खाना आया, एयर को क्रॉस किया, एयर आया, फूड को क्रॉस किया, तो ये जो पोर्शन हो रहा है आपका ये कहां पर हो रहा है? इनसाइड द लैरिंजोफेरिंग्स। ये अच्छी तरह समझ में आया सबको? अच्छी तरह समझ में आया बेटा? ठीक, अगर ये भी समझ में आ गया है तो अब हम लोग फाइनली बात करेंगे अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज योर द लैरिंग्स। ठीक, तो चलते हैं, लास्ट हम लोग बात करेंगे अब अबाउट द लैरिंग्स। मैं पहले ही बता दिया मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की लैरिंग्स जो है उसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेज, 9 कार्टिलेज से ये बना होगा, जिनके अंदर ये जो 9 है इसको भी हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 हो जाएगा पेयर्ड में, 3 हो जाएगा पेयर्ड में, तो ऑटोमेटिकली यहां पर आपका 6 कार्टिलेज मिल जाएगा, 3 + 3, और 3 हो जाएगा अनपेयर्ड, ठीक है। 3 हो जाएगा पेयर्ड, मतलब यहां पर हम लोग 6 ना लिख के लिख लेते हैं 3 + 3, और 3 हो जाएगा आपका अनपेयर्ड। समझ में आया? ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, 3 पेयर जो है, जो पेयर फॉर्मेशन में आपका रहता है, उसका नाम हम लोग याद रखेंगे इन द शॉर्ट फॉर्म ACC। क्या नाम देंगे? ACC। और जो 3 अनपेयर्ड है इसको हम लोग यहां पर लिख देंगे TEC, ठीक है। अब A से आपका जो कार्टिलेज होगा दैट विल बी आरिटेनॉइड, आरिटेनॉइड हो जाएगा आपका विथ A, क्लियर। C से होगा आपका क्यूनीफॉर्म कार्टिलेज, यहां से होगा आपका क्यूनीफॉर्म कार्टिलेज, ठीक है। और ये जो C है यहां से होगा आपका कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, ठीक है। तो जो आपके पेयर्ड कार्टिलेजेस होंगे वो आपके 3 टाइप के होंगे, एरिटेनॉइड, क्यूनीफॉर्म और कॉर्निक्यूलेट, क्लियर है। अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे बेटा कि ये जो आरिटेनॉइड है, ये आप याद रखना, बार बार पूछा जाता है कि दिस इज इन द शेप ऑफ अ पिरामिड, ये पिरामिडल लाइक एक स्ट्रक्चर होगा आपका, ठीक है, पिरामिड जैसा ये शेप होगा। और एक चीज, ये जो कॉर्निक्यूलेट है बेटा, यहां पर से आपका क्वेश्चन आता है कि दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी, दिस विल बी मेड अप ऑफ कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी, ये भी आपको इसके अंदर याद रखना है, क्लियर। अब अगर हम लोग बात करेंगे 3 अनपेयर्ड के बारे में, तो सबसे पहले बेटा 3 अनपेयर्ड के अंदर T से हो जाएगा थाइरॉयड कार्टिलेज, ठीक है, ये हो जाएगा आपका थाइरॉयड कार्टिलेज। और हमें याद रखना है ये जो थाइरॉयड कार्टिलेज है, दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द कार्टिलेज, दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द कार्टिलेज। और यही हम लोग जो एडल्ट मेल्स है, जो एडल्ट मेल्स है बेटा, उनके अंदर हम लोग इसी फॉर्मेशन को ही बोलते हैं एडम्स एप्पल,
ये जो पोर्शन होता है बेटा जो बाहर की तरफ आपका आ जाता है, इट इज ऑल्सो अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द मेल्स, ठीक। सो वो हो जाएगा आपका एडम्स एप्पल, दैट इज द थायराइड आपका कार्टिलेज। जो ई हो जाएगा आपका, ई से हो जाएगा द एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस कार्टिलेज जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ओवर द ट्रैकिया। और सी से हो जाएगा आपका क्रिकॉइड, सी से हो जाएगा आपका द क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। और यहां पर एक चीज हमें छोटा सा याद रखना है कि जो एपिग्लॉटिस है वो आपका एक इलास्टिक कार्टिलेज होगा, ठीक है, ये हमें याद रखना है। जो एपिग्लॉटिस है दैट विल बी एन इलास्टिक कार्टिलेज, और जो क्रिकॉइड है दिस विल बी अ रिंग शेप्ड कार्टिलेज, ये हो जाएगा एक रिंग शेप्ड कार्टिलेज, ठीक है। सो ये हमें अच्छी तरह याद रखना है अबाउट द लैरिंग्स, दैट इट इज मेड अप ऑफ 9 cartilages, out of which 3 will be paired, the arytenoid, cuneiform and your corniculate, and 3 will be unpaired, singly present रहेगा the thyroid, epiglottis and the cricoid cartilage, ठीक है। So till now we have discussed about the upper respiratory tract, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि शुरू होगा कहां से, फ्रॉम द ट्रैकिया, ठीक, क्योंकि लैरिंग्स तक हम लोग पहुंच गए। अब ट्रैकिया से लेके और बिल्कुल लंग्स तक का सफर, जो एल्वियोलाई है वहां तक का सफर हम लोग तय करेंगे कल की क्लास में, ठीक। टिल देन अच्छी तरह पढ़ते रहिए, जो भी आपके डाउट्स है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप शेयर करके पूछते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू।